बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम जुरिस्डिक्शन अंडर कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 की बात करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज़ जुरिस्डिक्शन, या जहाँ पर हम कहते हैं कि इस कोर्ट के पास इस केस को सुनने की जुरिस्डिक्शन है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि इस कोर्ट के पास इस केस को सुनने की जुरिस्डिक्शन नहीं है। तो इस कॉन्सेप्ट का मतलब क्या है? अगर हम सिंपल वर्ड्स की तरफ जाएं तो वो ये कहते हैं कि जहाँ पर किसी कोर्ट के पास पावर हो कि वो किसी केस के अंदर अपना जुडिशियल माइंड अप्लाई कर सके और इसके अलावा वो उसके अंदर एक अफेक्टिव ऑर्डर पास कर सके या फिर कोई अफेक्टिव जजमेंट पास कर सके, तो हम ये कह सकते हैं कि उस कोर्ट के पास ज्यूरिस्डिक्शन मौजूद है उस केस को सुनने की। और वाइस वर्सा, अगर किसी कोर्ट के पास ये पावर नहीं है, वो कोर्ट उसके अंदर ऑर्डर पास नहीं कर सकती, कोई डिसीजन अपना अवॉर्ड नहीं कर सकती, तो इसका मतलब ये होगा कि कोर्ट के पास ज्यूरिस्डिक्शन नहीं है। अब इसी के साथ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये कि अगर किसी कोर्ट के पास ज्यूरिस्डिक्शन ना हो और वो कोई भी फैसला दे देती है तो उसका क्या इफेक्ट होगा। अब इसके ऊपर बहुत सारा लॉ डेवलप्ड है और नंबर ऑफ जजमेंट्स हमारे पास मौजूद हैं जो कि ये कहती हैं कि अगर एक कोर्ट के पास ज्यूरिस्डिक्शन नहीं थी उस केस को सुनने की, उसमें रिलीफ ग्रांट करने की, उसमें जजमेंट पास करने की, तो इस तरह की सिचुएशन में उसका किया गया फैसला वो नल एंड वॉइड तस्वुर होगा। नल एंड वॉइड का मतलब ये है कि वो बिल्कुल ऐसे होगा कि जैसे कि कोई फैसला उसके अंदर नहीं सुनाया गया, उसका कोई भी लीगल इफेक्ट नहीं होगा, किसी भी पार्टीज की राइट्स को और लाइबिलिटीज को ऐसा डिसीजन फिक्स नहीं कर सकता, डिटरमिन नहीं कर सकता। अब हम देखते हैं कि जुरिस्डिक्शन कितने काइंड्स की होती है, और जब हम कहेंगे ये केस इस कोर्ट की जुरिस्डिक्शन में फॉल करता है या नहीं करता, तो ये हम किस तरीके से डिटरमिन करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक चीज़ आपको इस हवाले से बताता चलूँ कि हम जब भी कोई भी अपनी प्लीडिंग्स ड्राफ्ट करते हैं, कोई भी हम दावा लिखते हैं, प्लेंट लिखते हैं, कोई इस तरीके से हम कोई और चीज़ जो कि हम पहली दफ़ा कोर्ट में लेकर जा रहे हैं, तो वहाँ पर सबसे पहले हम अपनी फैक्चुअल कंट्रोवर्सी लिखने की कोशिश करते हैं या फिर कोर्ट को इन्फॉर्म करते हैं कि बेसिकली हमारे साथ क्या हुआ है। उसके बाद हम कॉज ऑफ एक्शन के बारे में बताते हैं कि हमारा कॉज ऑफ एक्शन बिनाए दावा कब अराइज हुआ, यानी कि आप ये कह लें कि वो कौन सा ऐसा वाक़या था, वो कौन सी ऐसी बात थी कि जिसके बाद हमें महसूस हुआ कि कोर्ट में आए बगैर हमें रिलीफ नहीं मिल सकता। अब इसी तरीके से वही जो आपकी लीगल क्लॉजेस होती हैं उस दावे की, उस प्लेंट की, उस पीस ऑफ राइटिंग की, उस प्लीडिंग की, वहाँ पर ये चीज़ भी लिखी जाती है कि चूंकि ये जो वाक़या है या ये जो चीज़ है वो इस कोर्ट की टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन में अराइज हुआ, या फिर वो प्रॉपर्टी जो मैं क्लेम करना चाह रहा हूँ इमूवेबल प्रॉपर्टी है और वो इस कोर्ट की टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन के अंदर फॉल करती है, तो इस वजह से इस कोर्ट को आप कह लें कि इख्तियार समात या जुरिस्डिक्शन हासिल है। अब जहाँ पर हम टेरिटोरियल लिमिट्स को बताने की कोशिश करते हैं तो वो चीज़ आ जाएगी उसकी टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन। लेकिन चूंकि हमारा आज का लेक्चर पेक्यूनियरी जुरिस्डिक्शन से रिलेटेड है, इस वजह से टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन के ऊपर मैं कोई और बात नहीं करूँगा। सिंपल ये होगा कि भाई ये लेट्स से कि वी आर सिटिंग इन इस्लामाबाद। अब अगर इस्लामाबाद की हदूद के अंदर कोई भी प्रॉपर्टी वाक़या है, कोई भी प्रॉपर्टी मौजूद है और उससे रिलेटेड मैं कोई राइट क्लेम करने आया हूँ कोर्ट में, तो मैं ये बताऊंगा कि चूंकि इमूवेबल प्रॉपर्टी इस्लामाबाद में सिचुएट करती है, इस वजह से इस्लामाबाद की जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होगी उसको जुरिस्डिक्शन हासिल है इस केस को एडजुडिकेट करने की, इसमें फैसला सुनाने की। इसी तरीके से अब हम बात कर लेते हैं पेक्यूनियरी जुरिस्डिक्शन की। पेक्यूनियरी जुरिस्डिक्शन सिविल केसेस के अंदर रेलेवेंट है, सीपीसी या सिविल लॉ के अंडर ये रेलेवेंट है, और इसका ये मतलब होगा वो जुरिस्डिक्शन जो कि पैसों के हवाले से है। यानी इसके अंदर जैसे ही हम कॉज ऑफ एक्शन लिखते हैं या फिर हम टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन बताते हैं तो उसके बाद हम सूट वैल्यूएशन भी करते हैं, यानी हम ये बताएंगे कि भाई जो हम रिलीफ क्लेम कर रहे हैं वो इतने रुपए या इतने पैसों का रिलीफ है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक सूट फॉर रिकवरी फाइल कर रहा हूँ, मैं कहता हूँ कि मुझे पर्सन ए से
3 लाख रुपए वापस लेने हैं, हमारी कोई ट्रांजैक्शन हुई थी या कोई भी मैटर था। अब वो जो रिलीफ है मेरा वो 3 लाख रुपए के बराबर आएगा इस केस में, ठीक है। अब इसी तरीके से जो ऑटोमेटिकली वैल्यूएशन है उस सूट की, उस दावे की, वो 3 लाख रुपीस हो जाएगी। अब इससे जो रेलेवेंट लॉ है वैल्यूएशन के हवाले से, वैल्यूएशन के और भी तरीके हैं लेकिन इस वक्त मैं उनमें से किसी को भी डिस्कस नहीं करूंगा। एक सिंपल एग्जांपल के जरिए से मैंने इस चीज़ को आपके सामने रखा है। अब जब मैंने अपने दावे में वो वैल्यूएशन बता दी तो इसके बाद नेक्स्ट चीज़ मुझे ये बताना है कोर्ट को कि चूंकि ये अमाउंट, ये वैल्यू ऑफ रिलीफ ये सिचुएट करती है, मौजूद है कोर्ट की पेक्यूनियरी ज्यूरिसडिक्शन में, इस वजह से भी कोर्ट के पास ज्यूरिसडिक्शन है कि वो इस केस को सुन सकती है। अब बेसिकली यहाँ पर बात करने का मकसद ये है कि हमारे पास कोर्ट्स मौजूद हैं, क्लासेस मौजूद हैं। अभी मैं आपको रेलेवेंट लॉ भी बताऊंगा, उसके अंदर डिफरेंट क्लासेस मौजूद हैं कोर्ट्स की, ठीक है। अब हमने ये देखना होगा कि जो रेलेवेंट क्लास है, ठीक है, क्या हम उस कोर्ट के अंदर आए हैं या नहीं आए हैं। अब ये जो 3 लाख रुपए की वैल्यू मैंने लिख दी अपने सूट के अंदर, तो जिस कोर्ट के अंदर मैं आया हूँ क्या वो इतनी वैल्यू के मुकदमे को सुन सकती है या नहीं सुन सकती है। ये भी तो पॉसिबल है कि उसके पास ज्यूरिसडिक्शन ना हो। लॉ ने बता दिया है कि भाई आप 1 लाख या 2 लाख रुपए तक की जो वैल्यू का रिलीफ होगा, सूट होगा, उसको आप सुन सकते हैं, उससे ऊपर अगर जाएगा तो आप नहीं सुन सकते। ठीक होगी बात। तो इसी तरीके से हमें ये चीज़ भी वहां पर देखना होगी और हमें उसी दावे में, उसी प्लेंट में कोर्ट को बताना होगा। अब हम बात कर लेते हैं कि सिविल साइड के ऊपर, सिविल लॉ में, सीपीसी में कौन कौन सी कोर्ट्स का जिक्र है और उनकी जो पेक्यूनियरी ज्यूरिसडिक्शन है वो किस तरीके से हम डिसाइड करते हैं। अब हम बात कर लेते हैं रेलेवेंट लॉ की। सेक्शन 6 है सीपीसी का जो कि ये कहता है कि किसी भी कोर्ट के पास ज्यूरिसडिक्शन नहीं होगी उस केस को सुनने की अगर उस केस में मौजूद जो सब्जेक्ट मैटर है, जो मतलब जिस चीज़ के लिए हम कोर्ट के अंदर आए हैं, जैसे मैंने पहले आपको मिसाल दी थी इमूवेबल प्रॉपर्टी या मूवेबल प्रॉपर्टी, या फिर आप अपना शेयर किसी से मांग रहे हैं, तो उसको हम कहेंगे कि वो सब्जेक्ट मैटर है उस सूट का, दावे का। तो सेक्शन 6 कहता है कि किसी भी कोर्ट के पास ज्यूरिसडिक्शन नहीं है कि जहां पर सब्जेक्ट मैटर की वैल्यू उसकी पेक्यूनियरी ज्यूरिसडिक्शन से बाहर चली जाती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एक कोर्ट में सूट फाइल कर देते हैं और उसकी जो पेक्यूनियरी ज्यूरिसडिक्शन है वो 10 लाख रुपए है, जबकि मैं अपना प्रॉपर्टी में जो शेयर है वो 15 लाख रुपए का मांग रहा हूं, मेरा यहाँ पर जो रिलीफ है वो 15 लाख रुपीज है, जबकि कोर्ट मैक्सिमम कौन सा केस सुन सकती है जो 10 लाख रुपए तक होगा। तो इस तरह की सिचुएशन में सेक्शन 6 ऑफ सीपीसी के मुताबिक कोर्ट के पास ज्यूरिसडिक्शन नहीं होगी। इसी तरीके से सेक्शन 15 है सीपीसी का जो ये बात करता है कि जहां पर भी हम कोई भी दावा दायर करेंगे तो हम उस कोर्ट की तरफ जाएंगे जो कि रैंकिंग में सबसे नीचे आती है, ठीक है। तो उसका ये मतलब हो गया कि जहां पर भी क्लासेस ऑफ कोर्ट्स होंगी और हमने उनको क्लासेस में डिवाइड कर दिया, जैसा कि क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 सिविल कोर्ट के हवाले से मैं बात करूंगा, तो अगर तो आपका जो रिलीफ है वो क्लास 3 सुनने की अहलियत रखता है तो फिर अकॉर्डिंग टू सेक्शन 15 हमें उसके पास जाना चाहिए। तो ये प्रिंसिपल सेक्शन 6 और सेक्शन 15 के अंदर हमें मिल जाता है रिलेटेड टू पेक्यूनियरी ज्यूरिसडिक्शन के हमें सूट फाइल करते हुए पेक्यूनियरी ज्यूरिसडिक्शन को किस तरीके से देखना है। अब हम डायरेक्टली आ जाते हैं कोर्ट्स के ऊपर कि कौन कौन सी कोर्ट्स हैं जो कि सिविल मैटर्स के अंदर कॉन्स्टिट्यूट की गई हैं। एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैं यहाँ पर बताता चलूँ कि जो हमारी सिविल कोर्ट्स हैं जो कि सिविल केसेस को रेगुलेट करती हैं, जिसके अंदर हम सारा प्रोसीजर चलाते हैं, इंटरेस्टिंगली कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 की क्रिएशन नहीं है। मैं अपनी बात रिपीट कर रहा हूं कि जो सिविल कोर्ट्स हैं जिनके ज़रिए से हम अपना सारा सिविल प्रोसीजर चलाते हैं पाकिस्तान में, वो सिविल प्रोसीजर कोड 1908 की क्रिएशन नहीं है, बल्कि ये कोड्स क्रिएट की गई हैं वेस्ट पाकिस्तान सिविल कोड्स ऑर्डिनेंस 1962 के तहत। और इसी तरीके से इसी लॉ के अंदर हर एक प्रोविंस ने अपनी अपनी अमेंडमेंट्स की हैं और अपना अपना उसको लॉ को नाम दे दिया है। जैसा कि अभी हम बात करेंगे पंजाब सिविल कोड्स ऑर्डिनेंस 1962 की,
बेसिकली वहाँ पर क्लासेस ऑफ कोर्ट्स हमें मिलती हैं। सेक्शन 3 हमें बताता है कि सिविल साइड के ऊपर कौन कौन सी कोर्ट्स मौजूद हैं। तो उसके अंदर 3 कोर्ट्स का जिक्र आपको मिलेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल कोर्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज, सेकेंडली कोर्ट ऑफ एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज और उसके बाद कोर्ट ऑफ सिविल जज। तो अब यहाँ पर हम ये देखेंगे कि जो कोर्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज है उसका हमेशा डुअल फंक्शन होता है। वो एक तरीके से एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट भी है और उस डिस्ट्रिक्ट की सबसे बड़ी कोर्ट भी उसको हम कहेंगे, और इसके अलावा वो जुडिशियल कोर्ट भी है। इसी तरीके से जो कोर्ट ऑफ एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज होगी उसकी जुडिशियल पावर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बराबर होंगी, और इसी तरीके से फिर सिविल कोर्ट्स का हमें जिक्र मिलता है। अब सेक्शन 7 है पंजाब सिविल कोर्ट्स ऑर्डिनेंस 1962 का, जो कि हमें ये बताता है कि जहाँ पर भी हम ज्यूरिसडिक्शन की बात करेंगे कोर्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज या फिर कोर्ट ऑफ एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज, क्योंकि मैंने अभी पहले बताया कि इनकी जुडिशियल पावर्स सेम होती हैं। अब इनकी जो ज्यूरिसडिक्शन है पेक्यूनियरी ज्यूरिसडिक्शन दैट इज़ अनलिमिटेड, यानी कि बात ये हो गई कि जो सब्जेक्ट मैटर है या जो रिलीफ है जो आप क्लेम कर रहे हैं अपने सूट में, अपने दावे में, वो अनलिमिटेड, चाहे आप 1 अरब रुपए का कर रहे हैं, चाहे आप 10 अरब रुपए का कर रहे हैं, इन शॉर्ट जितनी मर्जी वैल्यू हो जाए उसके अंदर किसी किस्म की कोई लिमिट नहीं है। कोर्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज एंड कोर्ट ऑफ एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज एम्पावर्ड है कि वो उस केस की समाअत कर सकती है। इसी तरीके से सेक्शन 8 है पंजाब सिविल कोर्ट्स ऑर्डिनेंस का, जो कि बात करता है सिविल कोर्ट्स की। अब सिविल कोर्ट्स के अंदर उन्होंने बता दिया कि हाई कोर्ट एम्पावर्ड है कि वो ज्यूरिसडिक्शन को डिटरमिन करेगा। इसी तरीके से स्पेसिफिकली जो सेक्शन 9 है पंजाब सिविल कोर्ट्स ऑर्डिनेंस 1962 वो पेक्यूनियरी ज्यूरिसडिक्शन की बात करता है कि सिविल कोर्ट की पेक्यूनियरी ज्यूरिसडिक्शन क्या होगी। वहाँ पर भी जो पावर है वो हाई कोर्ट को दे दी गई है। अब इसका ये मतलब हुआ कि ज्यूरिसडिक्शन के हवाले से हम बाइफरकेट कर लेते हैं कि जो ज्यूरिसडिक्शन है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की और एडिशनल कोर्ट ऑफ एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज, उसकी ज्यूरिसडिक्शन लॉ ने खुद बता दी सेक्शन 7 ने कि वो अनलिमिटेड है। लेकिन जब हम बात करेंगे सिविल कोर्ट्स की पेक्यूनियरी ज्यूरिसडिक्शन की, तो वो लॉ इटसेल्फ नहीं बताता बल्कि उसने हाई कोर्ट को एम्पावर्ड कर दिया। अब इस ज़मन में हम ये बात करेंगे कि जब ऐसा होता है तो हाई कोर्ट वक्तन फ़वक्तन अपने नोटिफिकेशंस इशू करती रहती है कि जिसके ज़रिए से वो पेक्यूनियरी ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सिविल कोर्ट्स को रेगुलेट करेगी। अब जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन हमारे पास मौजूद है दैट वाज इशूड इन 2016 बाय द लाहौर हाई कोर्ट, और उसके मुताबिक जो सिविल कोर्ट्स हैं फर्स्ट ऑफ ऑल उनको 3 क्लासेस के अंदर डिवाइड किया गया है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास है सिविल जज क्लास 1, देन वी हैव सिविल जज क्लास 2 एंड देन वी हैव सिविल जज क्लास 3। तो इसके अंदर भी अब आप याद रख लीजिए कि जो सिविल जज क्लास 1 है उसकी पेक्यूनियरी ज्यूरिसडिक्शन सब्जेक्ट मैटर की वैल्यू के हिसाब से अनलिमिटेड है। यानी सादा लफ्ज़ों में हम ये कह सकते हैं कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और इसके अलावा कोर्ट ऑफ सिविल जज क्लास 1, इन सब की पेक्यूनियरी ज्यूरिसडिक्शन बराबर है और वो हो जाएगी अनलिमिटेड। अब जो लिमिटाइज किया गया है वो सिविल जज क्लास 2 एंड सिविल जज क्लास 3 की ज्यूरिसडिक्शन को किया गया है। सिविल जज क्लास 2 की ज्यूरिसडिक्शन जहां पर सब्जेक्ट मैटर की वैल्यू 5 मिलियन या फिर 50 लाख से ज़्यादा ना हो, मतलब ये हो गया कि 50 लाख एंड 50 लाख से कम जो भी दावाजात होंगे, जो भी आपके सिविल सूट्स होंगे, उनको सुनने की ज्यूरिसडिक्शन सिविल जज क्लास 2 के पास मौजूद है। इसी तरीके से अब हम बात करेंगे सिविल जज क्लास 3 की ज्यूरिसडिक्शन की, तो उसकी ज्यूरिसडिक्शन है जहां पर सब्जेक्ट मैटर की वैल्यू 1 मिलियन या 10 लाख रुपए से ज़्यादा नहीं बनती, तो उसकी मैक्सिमम लिमिट हमारे पास 1 मिलियन या 10 लाख रुपए आ जाएगी, जो कि लेटेस्ट लॉ अभी पंजाब की हद तक चल रहा है। तो बेसिकली ये थी हमारी सारी ज्यूरिसडिक्शन, पेक्यूनियरी ज्यूरिसडिक्शन। इसके ऊपर वक्तन फ़वक्तन हम मज़ीद बात करेंगे, इसको डिफरेंट एंगल से भी देखेंगे। तो उम्मीद है मैं आप लोगों को कुछ समझा पाया हूँगा। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।